अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो पहला चैप्टर था द डाइंग सन वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मैंने आपको जो हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें पेपर पैटर्न वगैरह मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि देखें, एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप फोकस कर लें तो फिर आपको पेपर के अंदर मार नहीं पड़ेगी, और वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको सेकेंड ईयर के अंदर 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो फिर आप बड़ी आसानी से अपने पेपर में 85 क्रॉस कर सकते हैं। इतने आपके जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। अब क्या तरीका है कि देखिए, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होते हैं। एक मार्क जो है वो ग्रामर का होता है और एक कंटेंट का होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रामर में वीक होते हैं, ग्रामर में मेहनत नहीं करते, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो अपने आंसर लिखते हुए ग्रामर की कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक कर दी, कोई कम्बिनेशन प्रॉपर नहीं लगाया, कहीं पंक्चुएशन की गलती कर दी, आर्टिकल की गलती कर दी। तो एग्जामिनर, चूँकि मैं भी पेपर मार्क करता हूँ, तो जब हम आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं तो जैसे ही गलती निकलती है, एक भी गलती, उसे फौरी तौर पर वहाँ पर सर्कल किया और अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि जी इसकी ये गलती तो हो गई, ग्रामर की 1 नंबर तो इसका कट गया। तो अगर आप देखें कि 40 में से अगर आप 20, 22, 18 मार्क्स लेते हैं तो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप फिर 80 क्रॉस नहीं कर सकते। फिर आपके 50, 60 इसी रेंज में आपके मार्क्स आते हैं। तो मेरा बेटा, जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स करें, इनको गौर से सुना करें, नोट कर लिया करें और इनको पढ़ा करें, ताकि जो है वो आप अपने पेपर के अंदर जो है इससे रिलेटेड मिस्टेक्स ना कर सकें। आज हमने एक्सरसाइज करनी है हमारे चैप्टर 1 की, और इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। अगर आपको लगे कि ये अच्छे हैं, आसान हैं, तो आप इनको नोट कर लें। अदरवाइज जो आपके पास जो भी मटेरियल है, अगर आपको वहाँ से आसान लगता है तो आप वहाँ से पढ़ लें। लेकिन एक बात कि आप जब भी लिखें उसके अंदर आपने मिस्टेक जो है वो क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं करनी। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगा। मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा, आपके पास बुक के अंदर भी है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ऐसा क्यों है कि कभी कभार ही एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब जाता है। तो इसका हमने आसान सा आंसर लिखने की कोशिश करनी है, जिसे हम मेमोराइज भी कर सकें और उसके अंदर कोई हमारी ग्रामर की मिस्टेक भी ना हो। तो हम कहेंगे, द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, फुल स्टॉप। द स्टार्स wander about in space, full stop. The distance between them is very great, full stop. Therefore, comma, there is no chance for a star to come near another star, full stop. बहुत ही आसान बेटा, सनशाइन जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। बड़ी बैलेंस बुक है, यूनिक की भी अच्छी किताबें हैं और भी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस बुक पे आप कंफर्टेबल फील करें आप उसको परचेज करें और वहीं से अपनी प्रिपरेशन करें। लगभग एक ही तरह की बातें की गई हैं हर जगह पर। जो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है वो ये है, द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, कायनात बहुत बड़ी है। द स्टार्स वॉन्डर अबाउट इन स्पेस, और सितारे जो हैं वो खला में घूमते फिरते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी ग्रेट, और उनके दरमियान जो फासला है वो भी बहुत ज्यादा है। देयरफॉर, इसलिए कॉमा, यहाँ देयरफॉर के बाद कॉमा जरूर लगाना है। देयर इज नो चांस फॉर अ स्टार टू कम नियर अनदर स्टार, इसलिए कोई मौका नहीं है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब भी पहुंच जाए। ठीक है जी, चलें, ये साथ साथ जल्दी से पिक्चर ले लिया करें जब मैं लिखूं, तो मैं फिर आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं।
जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं साथ में बोल भी रहा होता हूं, तो उस वक्त भी आप नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। क्या हुआ कि जब एक घूमता हुआ सितारा जो है वो किसी सूरज के करीब भी गया। ठीक है, चले जी, इसको हम लिखेंगे व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, कॉमा, it created huge tidal waves on the surface of the sun. Full stop. Before the star could go away from the sun, comma, the sun threw its pieces in the space. Full stop. बहुत ही आसान हमने बात करनी है, हमेशा ये याद रखें। इतने साल हो गए मुझे पेपर मार्क करते हुए। देखें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आधे आधे सफ़े का आंसर लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप यकीन करें, ऐसे पेपर भी मार्क किए हैं, इतने लेंथी आंसर लिखे होते हैं और उसके अंदर 8-8, 10-10 ग्रामर की गलतियां होती हैं। तो आप एक भी गलती करेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपना जो आंसर है वो 3 से 5 लाइन के बीच में रखें, ताकि ना बहुत लेंथी हो ना बहुत ही शॉर्ट हो, और उसमें आप अपनी बात भी आसानी से कन्वे कर पाएं। When a wandering star came near the sun, तो जब एक घूमता हुआ सितारा सूरज के करीब गया, उसने क्या किया, पूछा ये गया है, it created huge tidal waves on the surface of the sun। तो असल सवाल का जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि उसने सूरज की सतह के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें पैदा की। अब हमने चूंकि एक सेंटेंस से आगे बात करनी है, तो हम अपने आंसर के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ में एक्सटेंड कर लेते हैं, साथ में ऐड कर देते हैं। बिफोर द स्टार कुड गो अवे फ्रॉम द सन, और इससे पहले कि वो सितारा सूरज से दूर जाता, द सन थ्रू इट्स पीसेस इन द स्पेस, तो सूरज ने अपने टुकड़े जो हैं वो खला के अंदर फेंक दिए। ये बेटा इंशाल्लाह हम साथ साथ ग्रामर करेंगे, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी ग्रामर के ऊपर इतनी कमांड हो जाएगी कि फिर आपकी कभी कोई मिस्टेक इस तरह की निकलेंगी नहीं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि बेटा ये जो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हम किसी टेक्स्ट बुक से या हेल्पिंग बुक से नहीं ले रहे, बल्कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर रीडिंग द पैसेज, आफ्टर रीडिंग द ये चैप्टर, तो उसमें हम फिर जो समझते हैं हम उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। चलें आगे, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तकरीबन एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर अगर चाहें तो सेम भी लिख सकते हैं। अगर उसके अंदर आप चाहते हैं कि नहीं हमने अलग अलग प्रिपेयर करना है, तो इस तरीके से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो इसको, इट इज वेरी रेयर फॉर अ स्टार टू कम नियर another star, full stop. When a wandering star came near the sun, comma, it created a force on the surface of the sun due to its
ग्रेविटेशनल पुल। A tidal wave happen to travel throughout the surface and the sun through its pieces in the space। मैंने आपको बताया कि वैसे तो आप चाहें तो दूसरे और तीसरे सवाल को एक ही जैसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहें वर्ड्स को तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें बातें वही हैं, सिर्फ हमने अपने चैप्टर को ही जो पढ़ा हुआ है तो उससे ही रिलेटेड जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ स्टार टू कम नियर अनदर स्टार। बहुत ही नायाब है, गैर मामूली है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब जाए। When a wandering star came near the sun, तो फिर जब एक घूमता हुआ सितारा सूरज के करीब गया, it created a force on the surface of the sun। तो उसने क्या किया कि सूरज की सतह के ऊपर एक फोर्स क्रिएट की ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ये भी हमने चैप्टर पढ़ा, अपने कशिश शकल की वजह से। अ टाइडल वेव हैपन टू ट्रेवल थ्रू आउट द स्पेस। तो एक बड़ी लहर जो है वो सूरज की सतह के ऊपर चली, एंड द सन थ्रू इट्स पीसेस इन द स्पेस, और सूरज ने अपने टुकड़े जो है वो खला के अंदर फेंक दिए। तो कितना आसान है, इसमें कुछ भी एम्बिगुअस नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने अपने आंसर्स को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है कि जो भी पढ़े उसे फौरन समझ आ जाए और इसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सियारे क्या होते हैं और ये मार्ज़ वजूद में कैसे आए। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, द प्लैनेट्स आर द पीसेस ऑफ सन which were, चलिए इसको पैसिव नहीं बनाते, which the sun threw in the space, full stop, it happened billions of years ago। These planets are revolving around the sun ever since। Full stop। Our Earth is also one of them, या one of these planets। one of them लिख लें या one of these planets। अच्छा जी, सियारे क्या होते हैं और ये मार्ज़ वजूद में कैसे आए। द प्लैनेट्स आर द पीसेस ऑफ द सन विच द सन थ्रू इन द स्पेस। सियारे बेसिकली सूरज के वो टुकड़े हैं जो सूरज ने खला में फेंके थे। इट हैपेंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और ये वाकया अरबों साल पहले आया। These planets are revolving around the sun ever since, और तब से ये सियारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। Our Earth is also one of these planets, और हमारी जमीन भी इन सियारों में से एक सियारा है। ठीक है जी। ever since का मतलब है तब से। ठीक है, तब से, उस वक्त से। अहमद बेटा समझ आ गई आपको। चलें, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपने अब तक पिक्चर ले ली होगी या नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो एक अलग से इंग्लिश का रजिस्टर अपने पास बना लें, जिसके अंदर आप ये चीज़ें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और आगे जब हम ग्रामर का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे तब भी तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Why is there no life on the stars? सितारों पर कोई जिंदगी क्यों नहीं है।
तो ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। द स्टार्स आर लाइक बिग बर्निंग balls of fire spread in the space. Full stop. They are far too hot for life to sustain on them. अगर इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो और चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि लाइफ वुड मेल्ट देयर। इतना इनफ है जी। द स्टार्स आर लाइक बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर स्प्रेड इन द स्पेस। सितारे जो हैं वो आग के गोलों की तरह हैं जो खला में बिखरे हुए हैं। यहाँ पर स्प्रेड की जगह अगर आप स्कैटर्ड लिखना चाहें तो स्कैटर्ड भी लिख सकते हैं। दे आर फार टू हॉट फॉर लाइफ टू सस्टेन ऑन देम। और वो इतने ज्यादा गर्म है कि वहां पर जिंदगी मारदे वजूद में नहीं आ सकती। लाइफ वुड मेल्ट देयर। जिंदगी जो है वो वहां पर पिघल जाएगी। तो कितना ही आसान इसका जवाब हमने लिख लिया। चले जी आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर जिंदगी की शुरुआत के बारे में एक नोट लिखें। सस्टेन का मतलब निहाल होता है कायम करना, ठीक है। सस्टेन बका जैसे नहीं होता, सरवाइव जिसे हम कहते हैं। सरवाइव और सस्टेन इसका एक ही मतलब है। नहीं बेटा, शायद ये वंडरिंग नहीं होगा, वॉन्डरिंग होगा। वॉन्डर है ना, घूमना फिरना, तो ये वॉन्डर लिखा हुआ है। चले जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका हम आंसर लिखते हैं। वी डू नॉट नो how, when and why life started on the earth. Full stop. However, comma, it started with a simple organism. It started with a simple organism and has developed to the most complex beings whose life surround their feelings, ambitions and religions. ले जी, ये हम लिखेंगे। मैं फरीद आपको बता देता हूं कि मिल्की वे क्या है, इसको जरा हम पढ़ लें। We do not know how, when and why life started on the earth। चूंकि ये चैप्टर के अंदर लिखा है, हमें नहीं पता कि क्यों, कब, कैसे इस जमीन के ऊपर जिंदगी शुरू हुई। However, ताहम it started with a simple organism। ताहम ये एक सादा से मादे के साथ शुरू हुई। एंड डेवलप टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बींग्स, और ये तरक्की पाती हुई पहुंची सबसे ज्यादा पेचीदा वजूद के अंदर। हुज लाइफ सराउंड देयर फीलिंग्स, जिनकी जिंदगी घूमती है
उनके जज्बात, एम्बिशंस, उनके अजाइम एंड रिलीजन और उनके मजाहिब के इर्द गिर्द। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। इसकी मेरा बेटा पिक्चर ले लें। आगे देखते हैं जी कि हमारे पास कोई और क्वेश्चन है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग? गिव एज मेनी रीजंस एज यू कैन। ये कायनात की प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग because of its huge distances, full stop. It is frightening due to our littleness of home in this vast universe, full stop. It is frightening because the kind of life that we know only exists on a tiny part in this vast या huge universe, full stop. 3 रीजंस हमने लिखी, इनफ है जी। द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज डिस्टेंसेस, या फिर आप यहां पर ह्यूज की जगह अगर आप ये लिखना चाहें अनइमेजिनेबल तो फिर भी ठीक होगा। ये कायनात हमें डरावनी या खौफजदा लगती है क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा फासला है कि जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। इट इज फ्राइटनिंग ड्यू टू अवर लिटलनेस ऑफ अवर होम इन दिस वास्ट यूनिवर्स। इतनी बड़ी कायनात के अंदर हमारा घर कितना छोटा है, इसकी वजह से भी हमें डर लगता है। इट इज फ्राइटनिंग बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी नो ओनली एग्जिस्ट ऑन अ टाइनी पार्ट इन दिस वास्ट यूनिवर्स। और ये हमें इसलिए भी डरावनी लगती है क्योंकि वो जिंदगी जिसे हम जानते हैं ये इस पूरी कायनात में एक बहुत छोटे से हिस्से पर वकू पजीर है, तो इस वजह से भी जो है वो हमें डर लगता है। ये 3 रीजंस आप लिख सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो इनफ इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। आपने होपफुली इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज? डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट? सवाल ये है कि किस तरह के हालात जो हैं वो चाहिए होंगे किसी भी सियारे के ऊपर ज़िंदगी को कायम करने के लिए, और क्या इस तरह के हालात अमूमी तौर पर इस कायनात में पाए जाते हैं? तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? टू लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन any heavenly bodies requires moderate temperature, full stop. No such conditions do not generally
exist in the universe। ये टू लाइफ टू एग्जिस्ट भी हो सकता है, और अगर आप यहां पे ये लिखना चाहें कि फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट तो ये भी लिखा जा सकता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन एनी हेवनली बॉडीज रिक्वायर्स अ मॉडरेट टेम्परेचर। किसी भी सियारे के ऊपर जिंदगी को कायम होने के लिए जो चीज सबसे अहम जरूरी है वो है दरमियाना दर्जा हरारत। नो नहीं, सच कंडीशंस डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। आम तौर पर इस तरह के हालात जो हैं वो इस कायनात के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जी मैं अभी साइड पर हूँ कि अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकें। आपको बोर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। चलें जी, आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। कल जो आपका टेस्ट होगा ये अब सुन लें याद से, वो इसी चैप्टर के एमसीक्यूज में से होगा। ये याद रखें कि कल जो आपका हमने टेस्ट लेना है क्लास के बाद वो इसी चैप्टर के एमसीक्यूज में से होगा। लिहाजा मेरा बेटा इस चैप्टर के एमसीक्यूज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसे हम जो है वो क्लियर कर लेंगे। अगर आपको किसी मीनिंग की समझ ना आई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जी फरीद बेटा, मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें जैसा कि प्लैनेट्स वाला क्वेश्चन और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, ये दो सवाल बार बार रिपीट होते हैं। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब मैं ये अभी लिख रहा था तो शायद एक बच्चे के कमेंट जो हैं वो मुझे चैप्टर के एंड पे जो नोट्स है सिनोनिम्स वाले वो जी हाँ लाइबा आसिफ, हर चैप्टर के एंड पे आपको अपनी हर हेल्पिंग बुक के अंदर कुछ सिनोनिम्स की एक्सरसाइज मिलेंगी। तो वो छोटे छोटे जी हाँ बिल्कुल एमसीक्यूज वाले वो जो एक्सरसाइज है सिनोनिम्स की वो आप ज़रूर करें। मैं आपको बता रहा हूँ अहमद, एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें, आपका पेपर पूरा होगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी चैप्टर में कुछ एडिशनल्स करने की ज़रूरत पड़ी वो मैं आपको करवा दूंगा। एक बच्चे का मुझे कमेंट जो है वो एक दो दफ़ा नज़र आया कि वो कह रहा था कि सर अगर आप हमें डिक्टेट कर दिया करें, जी टेस्ट के अंदर 7 सिर्फ सिनोनिम्स होंगे तो आप बोर्ड पे ना लिखें। बेटा ऐसा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम बच्चे एक ही बुक परचेज करें। कोई बच्चा जो है वो सर्टेन काइंड ऑफ बुक को पसंद नहीं करता, तो जो चीज़ बेटर है मैं वो आपके लिए करूँगा। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसे कंटिन्यू करें। अगर आपको आपकी बुक के अंदर जो मटेरियल अच्छा लगता है आप उसको पढ़ लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ये है कि हम अपने क्वेश्चन आंसर को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अनसीन क्वेश्चन बेटा बहुत ही रेयर है। ठीक है, ये टेस्ट ज़रा अच्छा आज जो है अभी आपका जनरल टेस्ट होने जा रहा है। कल हमारा जो है वो इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करके आना है। चलें, जैसे ही लेक्चर एंड होगा इस टेस्ट के बाद तो आपने इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।